नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आपका हमारे चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। अभी लोकसभा चुनाव जो है, हमारा पहले चरण का जो चुनाव है उसमें अलवर लोकसभा क्षेत्र भी आता है। 19 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर रही हैं, महासभा का आयोजन कर रही हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो शायद इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। हमने सोचा उन मुद्दों पे आपसे बात करें। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक नागौर की प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति मिर्धा, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। अभी फिलहाल पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, हार गई थी। अब की बार वो बीजेपी में शामिल हो गई और राजस्थान के नागौर से वो अभी लोकसभा प्रत्याशी। उन्होंने अपने एक जनसभा में या जनसंपर्क के दौरान एक कमेंट किया कि हमें 400 सीट चाहिए भारतीय संविधान में बदलाव करने के लिए, संविधान को कुछ बदलाव करने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। वहां से ये मुद्दा शुरू हुआ, धीरे धीरे और बड़ा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमें 400 सीट चाहिए संविधान में बदलाव करने के लिए हमें 400 सीट चाहिए, एक स्पष्ट बहुमत चाहिए, बहुत मजबूत सरकार चाहिए, संविधान में कुछ संशोधन करने हैं। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उठाया, उसी तरह से कांग्रेस ने भी इसका भयंकर तरीके से फायदा लेने का एक प्रयास किया। उन्होंने जनता के बीच में ये कन्विंस किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में जो संशोधन की बात कर रही है वो निश्चित रूप से आरक्षण को खत्म करने के लिए ये पहल कर रही है। आरक्षण को ये खत्म करना चाह रहे हैं, ये आरक्षण के विरोधी हैं। और विशेष रूप से एससी एसटी में ये मैसेज दिया गया कि आपके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो आपके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस चर्चा का धीरे धीरे विस्तार हुआ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप तक भी ये बात पहुंची। जो लोकसभा का चुनाव है ये प्रभावित कर रहा है मुद्दा, और इस पर स्पष्ट कर देना चाहिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसलमेर बाड़मेर में जो सभा की अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भारतीय संविधान को खत्म करना चाहें तो भी खत्म नहीं कर पाएंगे। अम्बेडकर खुद आकर के इस संविधान को खत्म करना चाहें तो भी संविधान खत्म नहीं होगा। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कल अलवर लोकसभा क्षेत्र के हरसोली एक जगह है, उस हरसोली में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी सभा करते हैं उनके प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में। और वहां पर भी वो यही चीज का जिक्र करते हैं कि मोदी जी जो हैं आरक्षण के विरोधी नहीं है, वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने कालकर रिपोर्ट का हवाला दिया, मंडल कमीशन का उन्होंने दिया, ओबीसी कमीशन उन्होंने लागू किया। उन्होंने बताया कि हमने काका कालकर के रिपोर्ट को हमने लागू किया। मंडल कमीशन को कांग्रेस बहुत दिनों से दबा के बैठी थी, हम सत्ता में आए और हमने उनको लागू करने का प्रयास किया। ओबीसी कमीशन की मंजूरी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी। हम 27% आरक्षण ओबीसी को लगभग दे चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट में लगभग 27 मंत्री के आसपास ही ओबीसी समुदाय के हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं। कहने का मतलब है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब बात ये आ रही कि ये बात जो है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब थोड़ा सा हम आपको इसको पीछे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2013 में जब इलेक्शन होने लगा तो शायद नवंबर दिसंबर की बात है, उनको प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। चुनाव कमेटी के बाद में राजनाथ सिंह जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित कर दिया। जम्मू कश्मीर में मुझे याद है, जम्मू कश्मीर में एक सभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सभा में कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि आप आरक्षण को हटा दो, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण देने के बाद जिन लोगों की नीयत ये रही कि आरक्षण किनको मिलना चाहिए, क्या उनको वास्तव में फायदा मिला कि नहीं मिला, क्या जो उद्देश्य था हमारा आरक्षण देने का वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हटाने के बारे में हम विचार करें ना करें, लेकिन कम से कम बैठ कर इस पे बहस तो होनी चाहिए संसद में। एक बार आइए, बैठ करके चर्चा करते हैं कि आरक्षण से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, समाज में किस तरह का इसका बदलाव हुआ है। अगर इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव होता है तो हम इसको आगे रखते हैं। इस पर उन्होंने एक सभा के दौरान अपनी चर्चा की। लेकिन मैं इसको विराम लगा रहा हूं क्योंकि अभी जो पिछला जो बिहार चुनाव हुआ था, बिहार में यही प्रधानमंत्री उस समय मोहन भागवत जी जो थे, आरएसएस संघ प्रचारक जो थे, उन्होंने एक कमेंट दिया था आरक्षण से देश को मिला क्या आरक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जैसे ही ये बाइट दी, राजनीतिक बवाल आ गया और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने इस पर भयंकर रूप से
वाद विवाद शुरू कर दिया कि आरएसएस चाहता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, ये आरक्षण के विरोधी हैं, ये आरक्षण के विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये अनुसूचित जाति के विरोधी हैं, ये ओबीसी के विरोधी हैं, इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो उस एक पब्लिक मीटिंग में जब बिहार का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपनी बाइट दी कि आरक्षण खत्म नहीं होगा और आरक्षण को खत्म करने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। उस समय प्रधानमंत्री ने ये अपने उन्हीं बदलाव में, जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि इस पे समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन बिहार चुनाव में जब उनको लगा कि नुकसान हो रहा है, राजनीतिक नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने यही कमिटमेंट अपने बदल दिए और उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि इस पे समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन आरक्षण जो है मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा। और उसका उनको फायदा हुआ। आप देख रहे हो लगभग उनको दूसरी लार्जेस्ट पार्टी जो है बिहार में, लालू की पार्टी के बाद में दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये सारी चीजें चल रही हैं। ये सारी चीजें चलने के बाद में अब लोकसभा चुनाव में भी यही आरक्षण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रूप से उठ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने कमेंट जरूर करें। आरक्षण को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आरक्षण को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, इस पे एक सर्वे होना चाहिए। मैं दूंगा। अब प्रधानमंत्री ने बोल दिया बाड़मेर जैसलमेर में कि आरक्षण बिल्कुल नहीं हटाएंगे, भीमराव अंबेडकर जी आ जाएं तो वो भी संविधान को बदल नहीं सकते। लेकिन दो बातें हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को हटाना, उन्होंने ये नहीं कहा संविधान में बदलाव या आरक्षण के बारे में उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि संविधान में या संविधान को हटाना, खुद भीमराव अंबेडकर भी आ जाए, बाबा साहब खुद आ जाए नीचे और वो ये चाहें कि संविधान को हटा दिया जाए तो भी वो ये हटा नहीं पाएंगे। हमारे देश की आत्मा में संविधान बसता है, ये उन्होंने कहा है। आरक्षण के बारे में उन्होंने बात नहीं की है। कहीं ना कहीं मामला घोल पोल चल रहा है। स्पष्ट नहीं किया कि हम आरक्षण में बदलाव नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, हम आरक्षण विरोधी नहीं है, ना ही हम दलित विरोधी हैं। ये मामला हो गया। अब ताजा जो खबर है, अपडेट ये आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, जिसको कहेंगे संकल्प पत्र जो वो कह रहे हैं, वो उन्होंने घोषित किया है। उस संकल्प पत्र के बारे में हम बात करें तो उससे पहले हम उनके कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। उनके जो संकल्प थे 2019 में, उनकी भी चर्चा कर लें। 2019 में उन्होंने, आपको बता दें, कुछ उनके बेहतरीन मुद्दे थे। 2019 में जो संकल्प उन्होंने लिया था, सबसे पहले उन्होंने, बहुत पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, वो पूरा हो गया है। आप देख रहे हो 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन हो गया, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है अभी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था 370, वो भी उन्होंने पूरा किया। तीसरा मुद्दा था ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, उन्होंने पूरा कर दिया। 2017 में ये बिल आया था और 19 में इसको लागू कर दिया गया है। चौथा था सीए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो कैब जो था, वो अभी एक्ट हो गया है। सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये लागू हो गया है। लगभग 10 दिसंबर 2019 को ये संसद में रखा गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति कोविंद ने इस पर स्वीकृति दी और ये अभी जाकर के इन्होंने दोबारा से लागू कर दिया है। पांचवा है सबसे बड़ा, महिला आरक्षण बिल। ये भी 1996 से लटका हुआ था, 27 साल पुराना बिल था, इन्होंने ये भी पूरा कर दिया। ये 5 बड़े वादे बीजेपी ने पूरे किए हैं। उनके अधूरे वादे जो रह गए वो मेन रूप से रह गया एनआरसी। एकमात्र असम ऐसा राज्य है जिसने लागू किया है, और दूसरा राज्य जो था मणिपुर, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि हम इस पे काम करना चाहते हैं और एनआरसी हम यहाँ भी लागू करना चाह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं, समान नागरिकता वाला बिल जो है वो रह रहा है। इनका ये मांग अधूरी रह रही है। तीसरा है गंगा की सफाई। हालांकि 2014 में नमामि गंगे जो है प्रोजेक्ट शुरू किया प्रधानमंत्री ने, खुद इनके अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक आप देखोगे 20,000 करोड़ का खर्चा हुआ है, सिर्फ 27% बजट ही उसमें लगा है। चौथा है गरीबों को पक्का मकान। हालांकि पिछले बजट में वित्त मंत्री सीतारमण जो हैं, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि 3 करोड़ नए घर का निर्माण हम करें। वो भी अभी लगभग थोड़ा सा कम है, पूरा होने में भी बाकी है, हम उसको पूरा। पांचवा जो सबसे बड़ा मुद्दा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अच्छे विद्वान जो हैं, इकोनॉमिक के जानकार, जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। लगभग हम अब 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी बन चुके हैं। ये जो मुद्दे पूरे हुए
उनके वादे और जो अधूरे हुए वो जो मुद्दे हैं हमने उन पे बात की। अब बात करेंगे उन्होंने अभी जो है क्या नए वादे क्या किए। जो अब वादे जो किए हैं संकल्प पत्र में, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनका जो वादा किया है वो है 2029 तक गरीबों को मुफ्त राशन स्कीम चालू रहेगी। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को नया घर दिया जाएगा। मुद्रा योजना जो लोन है उसको 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी का लोन किया जाएगा। चौथा है सीए लागू करेंगे। पांचवा यूसीसी लागू करेंगे। छठा पेपर लीक पर एक कठोर कानून बनाने के लिए हम एक प्रावधान पेश करेंगे। सातवां जो है फसलों पर एमएसपी बढ़ाएंगे। साथ ही एमएसपी चालू भी रहेगी और किसानों को जो सम्मान निधि थी मिल रही थी वो जारी रखने का संकल्प दोहरा रहे हैं। आठवां है बुलेट ट्रेन जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के मुंबई से और अहमदाबाद गुजरात के यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। अब हम इसको उत्तर में भी ले जाएंगे, दक्षिण में ले जाएंगे, अनेक जगहों पर इसका हम संचालन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या अमित शाह जो कल रैली करके गए हैं, एक महासभा करके गए हैं हरसोली में, अलवर लोकसभा में, अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो उनके प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, क्या माहौल बदल पाएगा? बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि निश्चित रूप से माहौल बदल रहा है। जो जो चुनाव आ रहे हैं नजदीक, माहौल बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, उनके पास कहने के लिए राम मंदिर का है, हमने 370 हटाई और ट्रिपल तलाक शुरू किया, हमने ये किया, हमने वो किया। उनके पास 10-12 मुद्दे हैं जिन पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसके अगर बात करें कंपेयर में, तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा अभी कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर वो अपने वोट मांग सके। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था कि हम आरक्षण खत्म कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है। लेकिन ये मुद्दा भी कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी और अमित शाह जी ने भी इस पे दोनों पे ही ये चर्चा करके विराम लगा दिया कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण हमारे हम पक्षधर हैं आरक्षण के, तो आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है कुल मिला के। और कैंपेन के मामले में देखें तो अमित शाह ने रैली की, और भी बहुत सारे बड़े नेता आ रहे हैं। परवेश जी जो हैं वो भी आ रहे हैं, सह प्रभारी थे राजस्थान के, उन्होंने भी मीटिंग की। लेकिन एक मात्र किशनगढ़ में बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो सचिन पायलट जी जो हैं राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कैंपेन में पिछड़ रही है। ये पिछड़ना उनको कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए और बीजेपी को बढ़त ना मिल जाए, क्योंकि बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह से अपने प्रत्याशियों के लिए सभाएं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कोटपुतली में, आपको पता है, सभा की ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण की वो सीट आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जयपुर ग्रामीण को भी और अलवर लोकसभा क्षेत्र को भी साधने का प्रयास किया है। नजदीकी हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट है उसको भी साधने का प्रयास किया गया है। कहीं ना कहीं कैंपेन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनसे कहीं ना कहीं आगे है और बढ़त भी शायद उनको मिल रही है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नए कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, नए वोटर भी जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पिछड़ रही है। ललित यादव जी से शायद सिर्फ एक ही है उनके पास, भंवर जितेंद्र जी, जो उनके साथ सारे मिलकर के, टीकाराम जूली, वही दोनों तीनों एक साथ मिलकर के प्रचार कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग दिशा में ज्यादा प्रचार करें तो शायद कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा जगह लोगों से मिल पाए, ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने 2-3 रैलियां की हैं, बढ़त तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लग रही है कि आने वाले चुनाव में इनका फायदा होगा। आप क्या इस पे राय रखते हैं, क्या कमेंट रखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लोकसभा अलवर से अपने प्रत्याशी को जीत निश्चित कर पाएगी? क्या तीसरी बार वो लोकसभा में पहुंच पाएगा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट? ये सारी राय क्या रखते हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? या फिर नए चेहरे ललित यादव सनसनी फैलाएंगे, एक बार एक केंद्रीय मंत्री को हरा करके संसद में पहुंचेंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।